आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। डिगबोई में स्थित है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बात करें आज का दूसरा प्रश्न का, तो 2 नंबर में पंचनावे स्थापनाएं किसकी रचना है? पंचनावे स्थापनाएं किसकी रचना है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर का है पंचनावे स्थापनाएं रचना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 4 नंबर में इटली के एकीकरण का मसीहा किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा माना जाता है। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 5 नंबर में रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो मजलिस अल शूरा किस देश की संसद है? मजलिस अल शूरा किस देश की संसद है या कौन से देश के संसद का नाम है? ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब का मजलिस अल शूरा संसद का नाम है। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बट बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1907 में वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करिए 9 नंबर प्रश्न का, तो रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसका शासन था? रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसका शासन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन का शासन था रजिया सुल्तान के बाद। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने किन्हें? गांधी जी को। बात करें अदर ऑप्शन का, तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। वहीं अगर बात करें ऑप्शन डी का, तो बापू की उपाधि किसने दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको गेस किया हुआ प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। और इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथकता
का खतरा संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। संघीय सरकार में होता क्या है वो समझ लीजिए। तो संघीय शासन में शक्ति का जो बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच होता है, इसलिए पृथकता का खतरा होता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित है भारतीय संविधान में वर्तमान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किन्हें अपना त्याग पत्र सौंपेंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो 14 नंबर में भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे कौन थे, उनका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, BN राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, उनका नाम क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1935 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो मंडल आयोग का गठन किस वर्ष की गई? मंडल आयोग का गठन किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1979 में मंडल आयोग का गठन की गई थी। और बात कर ले यहाँ अदर ऑप्शन का, तो ऑप्शन बी में 1950। तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। और बात करें ऑप्शन सी का, तो 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन चक्रवात प्रभावित राज्य है? निम्नलिखित में से कौन चक्रवात प्रभावित राज्य है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, ये सभी आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु चक्रवात प्रभावित राज्य है। और एक ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में से कौन जो है विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन ए का, तो हुंडई, टोयोटा और फोर्ड जो है ये विदेशी ब्रांड है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? इसका आंसर अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ाई नहीं बल्कि खेल कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इस प्रश्न का आंसर जरूर याद होगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो शांत घाटी निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? शांत घाटी निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो 22 नंबर में सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का जो मुख्य कारण है निम्न में से क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्री सतह पर भूकंप आना सुनामी का मुख्य कारण है। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो गन्ने की फसल
तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष। जी हाँ साथियों, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। साथियों मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। और बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? वरुणा नौसेना अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस के बीच। जी हाँ, वरुणा नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के आनंद कुमार को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बिहार के आनंद कुमार को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के आनंद कुमार को पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पद्म पुरस्कार 2023 में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 3 व्यक्तियों को। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कर भवन का उद्घाटन किस जिला में किया गया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कर भवन का जो उद्घाटन किया गया है, यह कौन से जिला में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना जिला में किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कर भवन का उद्घाटन। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 बार। जी हाँ साथियों, जो लोग हमारा वीडियो देखे होंगे वर्तमान में कौन क्या है बिहार में, उनको इस प्रश्न का आंसर जरूर पहले से याद रहा होगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित की गई? 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित की गई है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है निम्न में से किसका बहुलक है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, आइसोप्रीन का। जी हाँ, प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो मीना माता रोग किस कारण से होता है? मीना माता रोग जो होता है निम्न में से किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा के कारण मीना माता रोग होता है। साथियों यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किसे कोशिका का अचल संपत्ति माना जाता है? निम्न में से किसे कोशिका का अचल संपत्ति माना जाता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड को कोशिका का अचल संपत्ति माना जाता है। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? निम्न में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल यानी पानी पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, जाइलम जो है पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो रक्त संकलन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रक्त संकलन के लिए आवश्यक जो विटामिन है निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन
के जो है रक्त संकलन के लिए आवश्यक विटामिन है। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों से प्रत्यारोपण से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्याज की खेती प्रत्यारोपण से की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ का आपको चयन करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जी हाँ, लोहा, बर्फ, पारा जो है शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है, शुद्ध पदार्थ है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है? निम्न में से किसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1905 में विशेष सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। कब? 1905 में। बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो बल आघूर्ण किस राशि का उदाहरण है? बल आघूर्ण किस राशि का उदाहरण है? बल आघूर्ण जो है किस राशि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सदिश राशि का उदाहरण है बल आघूर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 41 नंबर प्रश्न का, तो माँ का उच्चारण स्थान क्या है? माँ का उच्चारण स्थान जो है निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओष्ठ्य से माँ का उच्चारण होता है। बात करें साथियों इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की, तो प, फ, ब, भ, म स्पर्श व्यंजन के श्रेणी में आते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 42 नंबर प्रश्न का, तो लालिमा शब्द कौन सा वाचक संज्ञा का उदाहरण है? लालिमा शब्द जो है निम्न में से कौन सी वाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है लालिमा शब्द। बात करें 43 नंबर प्रश्न का, तो चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? चौधरी शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है निम्न में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौधराइन जो है ये चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है। बात करें 44 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से पुल्लिंग शब्द का पहचान करें। निम्न में से कौन ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी। जी हाँ, पकवान, पर्दा और पुल जो है ये तीनों शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का 45 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से हरकत शब्द है, हरकत शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग शब्द है, हरकत शब्द। बात करें 46 नंबर प्रश्न का, तो रा, रे, का, के एंड की कौन सा कारक का चिन्ह है? रा, रे, का, के एंड की जो है निम्न में से कौन सा कारक का चिन्ह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संबंध कारक का चिन्ह है, तो ये आप याद रखिएगा। लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। बात करें 47 नंबर प्रश्न का, तो पेट भरकर में कौन सा समास है? पेट भरकर में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अब यही भाव समास है पेट भरकर में। बात करें 48 नंबर प्रश्न का, तो अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद है। अत्यावश्यक शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा निम्न में से क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अति जोड़ आवश्यक अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 49 नंबर प्रश्न का, तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत प्यारा होना, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। बात करें 50 नंबर प्रश्न का, तो विरोध का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? विरोध का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है
विरोध का पर्यायवाची शब्द है। एतराज, उज्र और आपत्ति जो है विरोध का पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज की क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद था, कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न, गेस किया हुआ क्वेश्चन बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी यहाँ से लाभ मिल सके। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करके आप डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।